This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने कंपाउंड एंट्री सीखना शुरू की थी। यानी पहले हमने जर्नल एंट्री जो पढ़ी थी वो सिंपल जर्नल एंट्रीज थी, और आज हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री सीखनी है। और आज फिर जर्नल एंट्रीज का लेक्चर भी लास्ट है, और जर्नल एंट्रीज कभी ख़त्म नहीं होती। यानी अकाउंटिंग के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी जर्नल एंट्री जरूर पास होगी। हाँ, किसी जर्नल एंट्री को हम बुक्स के अंदर लिख देते हैं, पेपर के अंदर, बुक्स के अंदर तो लिखते हैं पेपर में, या ना लिखे उसका कोई और इफेक्ट लेना हो तब भी हमने अपने तौर पे जर्नल एंट्री पास जरूर करनी होती है। हमने अपने तौर पे जर्नल एंट्री पास जरूर करनी होती है। यहां तक कि जब आप आर्टिकल्स के लिए जाओगे वहां पर भी जब आप किसी भी चीज में फंस जाओगे कि जनाब इसकी समझ नहीं लग रही, तो सीनियर से गाइडेंस लेते हैं। जब सीनियर से पूछोगे तो सीनियर भी आपको यही कहेगा, पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करके आओ। अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर ली तो सीनियर को बताते हुए परेशानी नहीं होगी, कि वही उसका इफेक्ट बता देगा कि आपने जो डेबिट और क्रेडिट किया है जाकर इनको ऐसे ही बुक्स में लिखा हो। तो आज फिर हम कंपाउंड एंट्रीज का फायदा ये होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री का, कि टाइम भी बचता है और स्पेस भी बचती है। हमें पता है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज पहले पढ़ी हैं उसमें हमने जो पढ़ा है वो पढ़ी है सिंपल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री वो कैसे थी कि जैसे हमने कहा कि सपोज मैं एक कल कैश टू कैपिटल की एंट्री हमने सपोज की थी। आज हम करते हैं परचेजेस, हम काउंट डेबिट मिस्टर ए अकाउंट पेएबल क्रेडिट। इसका लफ्जी मतलब पता है कि हमने मिस्टर ए से गुड्स परचेज की, क्योंकि अब आप इतना समझदार हो गए हो कि एंट्री को देख के आपको पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है। परचेज अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए अकाउंट पेएबल क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदी है, और जब नाम आता है तो हमें पता है कि वो क्रेडिट पे। और अगर इस तरह की कोई कंपाउंड एंट्री पास होती है, मैं पहले एंट्री पास करता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है। कंपाउंड जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा हेड्स आ रहे होते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री पर अब जरा गौर करें, मैं लिख रहा हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000, मिस्टर ए अकाउंट पेएबल डेबिट सॉरी क्रेडिट 50,000, मिस्टर बी अकाउंट पेएबल क्रेडिट 30,000।
ये है कंपाउंड एंट्री। तो जो लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं वो जरा गौर फरमाए। इसका मतलब है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए ₹50,000 एंड फ्रॉम मिस्टर बी ₹30,000। ऐसा है ना, हमारे कई एक से ज्यादा वेंडर हो सकते हैं। वेंडर वो होते हैं जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, सप्लायर। तो हमारे एक से ज्यादा सप्लायर हो सकते हैं। हम ए से भी उधार पे चीज खरीद सकते हैं, बी से भी खरीद सकते हैं। तो जब मिस्टर ए से खरीदेंगे तो मिस्टर ए का नाम लिख देंगे, जब मिस्टर बी से खरीदेंगे तो मिस्टर बी का नाम लिख देंगे और आगे उसका स्टेटस लिखेंगे कि वो हमारा क्या लग रहा है, अकाउंट पेएबल है दोनों ही, तो हमने आगे अकाउंट पेएबल लिख दिया। बताने का मकसद कि कंपाउंड एंट्री के अंदर किसी एक साइड पर डेबिट या क्रेडिट या दोनों साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो आज बहुत ज्यादा टाइम तो मैं आपका नहीं लूंगा। मंडे को आपका जर्नल एंट्रीज का टेस्ट है। मंडे वाले दिन मतलब, क्योंकि कल भी हमारी थोड़ी छोटी सी क्लास होगी। कल हमने क्योंकि हमारे पास सच में टाइम बहुत थोड़ा है अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, इसलिए हमने सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करें। हाँ, मुझे पता तो है कि फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट होंगी सही मजा तब भी आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि फिजिकल क्लासेस के बगैर ही समझ आने वाली हैं, एटलीस्ट वो चीजें हम पढ़ लें। ठीक है, कि अगर वो चीजें हम पढ़ लेंगे तो फिर टाइम हमारा सेव हो जाएगा, फिर हम बड़े टॉपिक्स के ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए कि जितने भी मेरी कोशिश होगी, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर लें हम किसी ना किसी तरीके से। चले जनाब, आ जाए फिर, आज फिर कंपाउंड एंट्री की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम पास करते हैं। टाइम एहसन भाई यही होगा, टाइम मेरे ख्याल में यही बेहतर है, या तो हम सुबह 5 बजे कर लें कल की क्लास के सुबह की सहरी करने के फौरन बाद, या फिर यही टाइम है। ठीक है, तो ये क्लास के बाद थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, पहले हम थोड़ी सी चीजें देख लें। चलें जी, ये वैसे ये दोनों टाइम कन्वीनियंट हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे भी आप जाग रहे होते हो, नमाज पढ़ के फ्री होते हो, और इस टाइम तो आप जितने भी कोई निकम्मे होंगे नमाज पढ़ के अगर सो भी जाते होंगे तो उठ तो जाते ही होंगे। चलिए जनाब, पहली एंट्री लिखते हैं। मिस्टर के स्टार्ट हिज बिजनेस with cash rupees 500,000, furniture rupees 100,000 and vehicle rupees 800,000। लाओ जनाब, मिस्टर के ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान उसने कैश इन्वेस्ट किया, उसने फर्नीचर चाहे खरीद के चाहे अपने पास पड़ा था वो भी इन्वेस्ट किया, और 8 लाख की गाड़ी थी वो भी बिजनेस में ले आया। तो 3 चीजों से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये तीनों ही कैपिटल है। तो एंट्री पास करते हुए कैश भी बिजनेस में इन हो रहा है, फर्नीचर भी इन हो रहा है, और व्हीकल भी इन हो रहा है। ये तीनों डेबिट होंगे क्योंकि ये तीनों एसेट्स हैं, और डेबिट हो किस फॉर्म में रहे हैं, कैपिटल की फॉर्म में।
तो हम हर एंट्री साथ साथ पास करते जाते हैं। लेकिन कल आपने यानी जो आपने यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके लिए जरूरी ये है कि आपने यानी फॉर्मेट में वही डेट या ट्रांजैक्शन नंबर, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट उस फॉर्म में करना है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर इसकी एंट्री पास करते हैं। कैश डेबिट 5 लाख से, फर्नीचर डेबिट 1 लाख से, व्हीकल डेबिट 8 लाख से, कैपिटल क्रेडिट 14 लाख से। तो जनाब ये एंट्री पास हो जाएगी। यानी आपने वैसे फॉर्मेट में करना है वो डेबिट के उसी तरह जिस तरह हमारी जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। ये मैं आपको रफली समझाई जा रहा हूँ सारी पॉसिबल एंट्रीज। ओके होगी बात? जो चीजें डेबिट हो रही हैं वो डेबिट करते जाएंगे, जो चीजें क्रेडिट हो रही हैं वो। जी कोई सवाल पूछना चाह रहा है? आपने बताया था कि अगर डेट होगी तो डेट लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखेंगे। तो कल हमने जो मुसल्ली वाला सवाल किया था उसमें डेट थी, तो हमने ट्रांजैक्शन नंबर क्यों लिखा था फिर? अच्छा वो ना एक्चुअली 2-3 ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ डेट थी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन नंबर थी। वैसे लिखना तो मैं सब डेट के लगे था, अगर वो एंड पे फिर वो याद नहीं रहा तो इसलिए फिर ट्रांजैक्शन नंबर लिख दिया। वैसे डेट हो तो डेट ही लिखते होते हैं। फिर ना सारा तरीका, रही भी बात सुने, सारा तरीका का रहे जब पेपर में सवाल आएगा ना, या हर ट्रांजैक्शन में डेट गिवन होगी या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन में डेट नहीं गिवन होगी। ठीक है, पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा। और पेपर में डेट नॉर्मली गिवन होती है सिवाय एक क्वेश्चन के कि जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन करनी होती है। वो तो बाद की बातें हैं, ये इतना कोई मटेरियल मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात यह है कि एंट्री कौन सी पास होनी है, ये चीज बस। जब ये चीज समझ लग जाएगी वो तो चीजें ऐसे ही इतनी अहमियत नहीं रखती। जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे आओ। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, हर ट्रांजैक्शन आपने सीखनी है, जो ना समझ लगे फिर हम उस पर बात कर लेंगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर P for ₹250,000 and cash paid ₹100,000 remaining on credit. आपने गुड्स परचेज की P से 2,50,000 की, उसको 1 लाख कैश दिया, बाकी उधार पे। 1 लाख कैश दिया, बाकी उधार पे। परचेजेस कितनी है इसमें? अगर मैं बात करूं परचेजेस की, तो परचेजेस इसमें 2,50,000 की हैं, चाहे उधार पे खरीदी हैं गुड्स। गुड्स हमारे पास कितनी आई हैं? 2,50,000। अब कैश हमारा कितना आउट हुआ? 1 लाख। बाकी हमारी लायबिलिटी है। लो जनाब, ये इसकी कंपाउंड एंट्री पास होगी। यानी हमने गुड्स परचेज की 2,50,000 की, गुड्स परचेज की 2,50,000 की। ओके होगी बात? जिसमें हमने कैश पे किया 1 लाख, तो 1 लाख कैश क्रेडिट, बाकी उधार पे, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी लिख दी मिस्टर P अकाउंट पेएबल। ओके, ध्यान से जिस ट्रांजैक्शन की ना समझ लगे उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछना जरूर है। ठीक है जनाब।
तीसरी ट्रांजैक्शन, गुड्स एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये पिछली ट्रांजैक्शन रिपीट कर दें। देखें, पिछली ट्रांजैक्शन में ये लिखा है, आप ना कंसंट्रेशन 100% रखनी है कि गुड्स परचेज की हैं आपने 2,50,000 की, तो आप देखें परचेज अकाउंट में 2,50,000 लिख दिया, राइट। फिर बाकी कैश पे किया है इसने 1 लाख, तो कैश क्रेडिट हुआ 1 लाख। बाकी वो कहता है क्रेडिट पे, तो जो क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी हमने लिख दी 1,50,000, हमारी रिकॉर्डिंग पूरी होगी। अब मैं आपको इसी अंदाज में बताने लगा हूँ, जरा गौर से सुनो। अरे भाई हम ना, तू सुन तो नहीं रहा, थोड़ा सुनो साइड पे। हम ना मुंशी है, मुंशी का मकसद ये होता है कि हमने हिसाब किताब रखना है किसी भी बिजनेस का। हम थोड़े मॉडर्न हैं, पहले वाले मुंशी सिर्फ ऐसे ही कापियों शापियों में लिख लेते थे, रजिस्टर बनाकर लिख लेते थे। हम थोड़े मॉडर्न हैं, हम जर्नल एंट्री फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता चला कि 2,50,000 की चीजें खरीदी हैं, हमने वो लिखी। फिर हमें पता चला कि हमारा कैश आउट हो रहा है, तो हमने कैश क्रेडिट किया, और फिर पता चला कि 1,50,000 की हमारी लायबिलिटी भी है। तो ये जो ट्रांजैक्शन में 3 काम हुए वो तीनों रिकॉर्ड किए हैं डेबिट क्रेडिट फॉर्म में। किसी और को तो ना पता चला, सिर्फ अकाउंटेंट लोगों को ही पता चले कि ये लिखा क्या हुआ है। अब ये एंट्री देख के कोई भी अकाउंटेंट कह सकता है कि जनाब इस बंदे ने 250 की चीजें खरीदी हैं, 1 लाख का कैश दिया है और 1,50,000 अभी देना है इसने मिस्टर पी का। अब आ गया है, जरा ध्यान से। अब तो मेरे ख्याल में नींद वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए आप किसी की भी, क्योंकि जिसकी नींद वाली कैफियत है वो स्टिल सो रहा है माशाल्लाह, और बाकी जो जाग रहे हैं वो तो उनकी नींद की कैफियत नहीं होगी। और दूसरा, आप लोग रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट करते हो मेरे भाई, एक मुझे अब प्रॉब्लम 2 आ रहे हैं। एक, आप रिकॉर्डिंग मांगते हैं, कॉलेज वाले मुझे मना करते हैं कि भाई साहब कुछ लोगों ने अभी तक ड्यूज अपने क्लियर नहीं किए, तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करनी। अब मैं ना वो ऐसी कश्ती पे सवार हो चुका हूँ, फंस गया हूँ कि अगर कॉलेज वालों के साथ बददयांती करता हूँ तो भी तो ज्यादती है, और आप लोगों का नुकसान हो तो भी मुझे फील यानी अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा है कि आप लोग जितने भी, एक बात तो हमेशा याद रखें कि हम पढ़ाई के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस पे घबराया ना करो अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ी मजबूरी है ना तो फिर डिस्कस करो, ठीक है, तनवीर साहब से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो कि सर ये मजबूरी है तो काइंडली आप एक चीज को एक्सटेंड करें। अदरवाइज मुझे देखे ना, कल का लेक्चर मैंने अभी तक सेंड नहीं किया, वो अभी ऐसी बात है क्लास के बाद सारी क्लासों का सेंड कर दूंगा मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉलेज के साथ बददियानती कर रहा हूँ, और अगर नहीं भेजता तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्टूडेंट्स का नुकसान कर रहा हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि अब इस टाइम जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ रही है वो 70 के राउंड अबाउट आ रही है, और जो हमारे ग्रुप में लिस्ट है ना स्टूडेंट्स के ऐड होने की, वो 120 से भी ऊपर है, और वो जो ऊपर वाले तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे होते हैं, वो लोग जो लेक्चर ही नहीं ले रहे, ठीक है। तो फिर इसलिए कोशिश किया करें कि आप ना कॉलेज के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, मतलब कोई ड्यूज वगैरह आपके लेने देने वाले होते हैं, वो उनको कम्युनिकेट किया करें ताकि आपकी इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है। और मैं भी मेंटली और दिली तौर पर सेटिस्फाई हूं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आ जाए फिर वापस। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, मिस्टर ए नहीं करते, मिस्टर एक्स, रुपीज
80,000. Mr. Y, rupees 100,000, and Mr. Z, rupees 120,000. लो मेरे भाई, गुड्स अब सेल हो रही हैं, अब गुड्स सेल हो रही हैं। ओके की बात। मिस्टर एक्स को आपने 80,000 की चीजें सेल की, मतलब ये भी उधार पे। मिस्टर वाई को आपने 1,00,000 की सेल की, ये भी उधार पे। मिस्टर जी को आपने 1,20,000 की चीजें सेल की, ये भी उधार पे। टोटल सेल चाहे कैश पे हो रही है चाहे उधार पे हो रही है, टोटल सेल 3,00,000 की हो रही है। टोटल सेल 3,00,000 की हो रही है, और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। टोटल सेल 3,00,000 की हो रही होती है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो मेरे भाई, तो फिर डेबिट किसे करेंगे? मिस्टर एक्स अकाउंट रिसीवेबल 80,000 से, ये हमारा रिसीवेबल है, हमारा एसेट है। मिस्टर वाई भी अकाउंट रिसीवेबल है 1,00,000 से, और मिस्टर जी भी हमारा अकाउंट रिसीवेबल है 1,20,000 से। और ये हैं क्या चीज? सब सेल्स हैं, और सेल्स हमारा 3,00,000 है। ये हमारी एंट्री बनेगी। और पहले अगर आप सेल लिख देते तो ज्यादा आसान होता। सेल तो 3,00,000 से क्रेडिट करनी है, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती। अब जिसको सेल की उसका नाम लिख दिया, और साथ उनसे अपना रिश्ता लिख दिया कि ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल है। जुबैर ने कहा है कि सर अगर सेल की जगह परचेज हो तो परचेज जुबैर भाई डेबिट, और सारे अपने लोग क्रेडिट कर देते, क्योंकि वो लायबिलिटी होते। फिर अगर हम परचेज करते हैं 3 लोगों से तो परचेज तो डेबिट होता है, और क्रेडिट। सर इसको खाली डेटर्स के, हाँ, हमजा का सवाल है कि सर क्या हम इनको सिर्फ डेटर के नाम से लिख सकते हैं या नहीं? तो हमजा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इन तीनों को डेटर के नाम से लिख सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर हमने कुछ अकाउंट्स की बाइफर्केशन ऐसी करनी है कि हमें नामों की भी जरूरत पड़ती है और डेटर की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप गौर फरमाओ, हम नाम भी लिख रहे हैं और साथ अकाउंट रिसीवेबल भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीजें आगे जाकर आने वाले दिनों में हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी से हमने पढ़ने का तरीकाकारी वही किया है कि हमें आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। रेंट पेड ₹10,000 and salary paid ₹40,000। आपने रेंट 10,000 पे किया और सैलरी 40,000 पे की, ये दोनों ही हमारे एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो अगर हम बात करें रेंट अकाउंट की, तो रेंट अकाउंट 10,000 से डेबिट कर देंगे और सैलरी भी 40,000 से डेबिट कर देंगे, और हमारा कैश आउट हो रहा है टोटल 50,000 से। यानी हमारा कैश कितना, ओवरऑल कैश आउट हो रहा है 50,000। वो किस किस फॉर्म में रहा है? 10,000 रेंट के नाम से और 40,000 सैलरी के नाम से। आपसे कोई पूछे कि भाई ये 50,000 किधर गया, तो आप ये बताओगे कि भाई 10,000 का रेंट पे किया था
और 50-40 हजार की सैलरी पे की थी। मेन तो यही है कि ये हिसाब किताब लिखा हुआ है विद रेफरेंस, विद डिटेल, किसी भी खर्चे का, कोई चीज खरीदने का, कोई चीज बेचने का, हर चीज का ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के साथ रेफरेंस है। देखें आपका कैश 50,000 आउट हुआ है तो ये बताया हुआ है कि किधर गया, 10,000 रेंट गया और 40,000 सैलरी में पे हो गया। अब अगर सारे आप थोड़े एक्टिव हो गए हो और जाग गए हो तो फिर हम अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन लिखने लगे हैं। ठीक है, अब थोड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं। चलें जनाब। सर जी ये आप कंपाउंड एंट्रीज पढ़ा रहे हैं ना? जी क्या कह रहे हो? मैं कहा सर आप कंपाउंड एंट्रीज पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी, कंपाउंड सर मैं एंट्री। लेट आई हूँ, वो सुबह की लाइट ही गई हुई थी तो अब लाइट आती मैं क्लास में आ गई। अच्छा सर, तो ये जो इसमें मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही थी कि जब हम कंपाउंड एंट्रीज में जितनी भी एंट्रीज लिखेंगे उनकी कैटेगरी सेम होगी, मतलब कि अगर ऊपर वाले डेबिट है तो नीचे वाली सारी डेबिट ही होंगी, चेंज नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेबिट क्रेडिट पे कुछ भी एक से ज्यादा हो सकती है। ये बस ये कंपाउंड एंट्री के लिए ये होता है कि आपके डेबिट और क्रेडिट पर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो हेड्स आ रहे होते हैं, वो एक से ज्यादा पॉसिबल है। वो जरूरी नहीं ये तो हम इस तरह से कर रहे हैं ठीक हो गया। साइड पर एक से ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों साइड पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, दोनों साइड पर। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाएं जनाब। अब थोड़ी सी अच्छी ट्रांजैक्शन मैं करवाना शुरू कर रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा आपका आइडिया तो हो चुका होगा। एहसन भाई कह रहे हैं कि हमने डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखना। नहीं मेरे भाई, सिर्फ बोलना होता है कि हम डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं। और अपने क्वेश्चन की अगर आप देखें ना फॉर्मेट के अंदर, हम ऊपर ही डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं, ऊपर वाली साइड पर ही, और नीचे बोलते जाते हैं, लिखते नहीं होते। चलें जी जनाब, नेक्स्ट बिस्मिल्लाह करते हैं। अगली चीज, अब कैश received from Mr. X rupees 50,000 and Mr. Y rupees 70,000। आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं दूसरी या तीसरी ट्रांजैक्शन पे या चौथी ट्रांजैक्शन पे, तो वहां पर आपको मिला होगा कि हमने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को गुड्स क्रेडिट पे सेल की हुई है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हमने, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, हमने इन लोगों को अपनी गुड्स उधार पे बेची हुई हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, मिस्टर एक्स ने हमें 50,000 पे कर दिया और मिस्टर वाई ने हमें 70,000 पे कर दिया। एक बात का हमेशा याद रखें, जैसा कि मिस्टर एक्स का भी 50,000 कैश आ रहा है, मिस्टर वाई का 70,000 कैश आ रहा है, हम कैश को दो दफा नहीं लिखेंगे कि कैश 50,000 डेबिट, कैश 70,000 डेबिट, बल्कि हम कैश का सिर्फ एक हेड बनाएंगे, कैश 120,000। यानी एक ही हेड का नाम दो दफा नहीं लिखेंगे, जैसे कैश 50,000 डेबिट, कैश 70,000 डेबिट, ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ लगी? दोबारा सुने कि हमें पता है कि दोनों कैश आ रहे हैं, लेकिन कैश को लिखेंगे कैसे? जैसे परचेज एक दफा लिख देते थे, कैपिटल को एक दफा लिख दिया, तो कैश हम डेबिट करेंगे 1,20,000 से। हाँ, ये कैश आया किससे? मिस्टर एक्स से, जो कि अकाउंट रिसीवेबल है 50,000, और मिस्टर वाई से, वो भी हमारा अकाउंट रिसीवेबल है 70,000। दैट इज अ कंपाउंड एंट्री। अगर आप लोगों को ये बातें अब समझ लग रही हैं ना, तो समझो हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर जिस बंदे को स्टिल अभी समझ नहीं लग रही, तो उसे स्टिल स्ट्रगल करनी चाहिए
तकरीबन पिछले सारे लेक्चर मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, और बाकी जो अब कल का और आज का लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह आज मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी जर्नल एंट्रीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपकी मम्मा आपको जूता मारे ना तो उसकी भी जर्नल एंट्री पास किया करो, क्योंकि जूता मारने से जो आपको फील होगा, दर्द जिसे हम कहते हैं, वो एक तरह का एक्सपेंस के टाइप पे आती है। तो पेन डेबिट और इज्जत क्रेडिट। पेन जो होनी है वो डेबिट हो जानी है, जहरी सी बात है, क्योंकि दर्द होना है, वो दर्द एसेट तो हो नहीं सकता, इनकम भी नहीं हो सकती, तो एक्सपेंस लॉसेस की मीनिंग में आती है, ठीक है। और जो आपकी इज्जत खराब हुई है ना, इज्जत एक तरह का एसेट होता है, तो एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हमने हर चीज की एंट्री पास कर सकते हैं, हर चीज की। चलें जी आगे चलते हैं। जुबैर ने कहा है कि एक दफा एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करवा देना। जुबैर भाई ये एंट्रीज आप कोई भी कहें, हर एंट्री पता नहीं कितनी दफा आनी है, ठीक है। इसलिए बस इंतजार रखो अपने शिकार का कि वो एंट्री कब और किस फॉर्म में आपके सामने आएगी फिर से। अगली ट्रांजैक्शन अब मैं लिखने लगा हूं, ये दो आने वाली दोनों ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर लेस देन 1000 है रुपीज तो हम उसका नोट डाउन तो नहीं ना करेंगे हंड्रेड्स में अगर? राइट, आप राउंड ऑफ कहते हो? नहीं जी जितनी सर। अमाउंट है जितनी अमाउंट होगी एग्जैक्ट उतनी लिखेंगे। अमाउंट नहीं में कोई आपने काफी पहले कहा था कि जो हंड्रेड्स वगैरह में होती है, जिससे आपने स्टेशनरी बाय कर दी, तो जब आप इतने हजारों का हिसाब किताब कर रहे होते हो लाखों का, तो आपको 100-200 वाली चीजों का हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं होती उसमें। कहा था एहसन भाई, याद रखें, ये नहीं कहा था आपने, बिल्कुल बात बड़ी प्यारी की है। ये कहा था कि उसका हेड चेंज कर देंगे, जैसे स्टेशनरी छोटे मोटे हैं वो एक्सपेंसेस के हेड में लेकर जाएंगे, हालांकि वो बनता नॉन करंट एसेट का हेड था। हेड चेंज किया, लिखेंगे जरूर, चाहे 1 रुपया भी खर्च किया है। कल को जब हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा तो अगर 10 रुपया नहीं लिखेंगे वो तो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, लिखेंगे जरूर, ठीक है ना। कोई ऐसी बात 1 रुपए की भी ठीक हो होगी, गया। रिकॉर्ड जरूर करेंगे। चले यानी कि जनाब, आने एंटिटीज में वाली हम एक चीज लिखेंगे, ठीक है। आने वाली दो एंट्रीज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि आने वाली 6 एंट्रीज नई एंट्रीज हैं, क्योंकि पहले तो मैंने यही सोचा था कि उसको एंड पे अलग अलग करके बताऊंगा, लेकिन अब नहीं, अब मैं 6 की 6 एंट्रीज लिखने लगा हूं, और फिर उसके बाद फिर हम अपनी गपशप शुरू करेंगे। अब जरा क्वेश्चन पर गौर फरमाना है आपने। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जी rupees 115,000 in full settlement of rupees 120,000. Cash received from Mr. G rupees 115,000 in full settlement of rupees 120,000। जिसने पहले अकाउंटिंग पढ़ी है किसी भी लेवल पे वो तो खामोश रहेंगे, जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इस ट्रांजैक्शन का मतलब मुझे बताएंगे कि आखिर इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, फिर हम इसको इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं जी। सर मेरे ख्याल से मिस्टर जी को ना वो डिस्काउंट मिला है 120,000 की जगह उसने 1,20,000 की जगह 15,000 दिया है। अब लोग मे बी को डिस्काउंट मिला हो। होगी अनएक्सपेक्टेडली, सबने सही बताया कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है कि हमने मिस्टर जी से 1,15,000 लेकर 1,15,000 लेकर 1,20,000 के उसके पैसे सेट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। हो सकता है हमने टाइम से पहले ले लिया,
हो सकता है कि अमाउंट उसने ज्यादा दे दी, इतनी ज्यादा कि हम कहा चलो जी 5,000 आपका गया। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया है कि यहां पर डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है। अब डिस्काउंट होता है दो तरह से। अगली बात, एक हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, और एक डिस्काउंट हम ले रहे होते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो डिस्काउंट ले रहे होते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसमें एक तो होगी इनकम और एक हो गया एक्सपेंस। जाहिर सी बात है, इसमें तो कहने की अब जरूरत ही नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड किस हेड में आता है और डिस्काउंट रिसीव्ड किस हेड में आता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होगी। आपने ये बताना है कि इसमें इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंस की बात हो रही है। ये जो बात हो रही है ये इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंस की बात हो रही है? 100% एक्सपेंस की बात हो रही है। अनस जरा गौर करना, अब 1,20,000 आपने लेना था, उसकी जगह आपने लिया 1,15,000। 1,20,000 आपने लेना था मिस्टर जी से, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल था, उससे लिया 1,15,000 और उसके पैसे रिसीवेबल के रजिस्टर से कम किए पूरा 1,20,000, तो 5,000 का आपका नुकसान हुआ है ये, तो ये आपका एक्सपेंस है। अब जरा गौर करना एंट्री की तरफ, मैंने कैश डेबिट किया 1,15,000 से क्योंकि मेरा एसेट इन हुआ है। अभी आपने कहा है कि यहां पर डिस्काउंट अलाउ का जिक्र हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउ मेरा 5,000, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, कैश एसेट की वजह से डेबिट और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की वजह से डेबिट। तो टोटल डेबिट 1,20,000 और मिस्टर जी अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, मेरे अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से कम हो जाएंगे? 1,20,000 से। मतलब मैं अब रिसीवेबल के रजिस्टर में जाके 1,20,000 खत्म कर दूंगा कि उसके बदले 1,15,000 कैश आ गया और 5,000 का मैंने उसको माफ कर दिए, डिस्काउंट दे दिया। ये अच्छी एंट्री थी एक। मैंने कहा आने वाली 6 एंट्रीज बहुत अच्छी हैं, रूटीन से हटके हैं, रूटीन से हटके एंट्रीज हैं। ओके होगी बात? चलें जनाब, दोबारा सुन लें कि हमने किसी बंदे से 1,20,000 लेना था, 1,15,000 ले लिया तो कैश डेबिट 1,15,000। बाकी अगर डिस्काउंट ना देते तो फिर हमारे रिसीवेबल कम भी 1,15,000 से होने थे, लेकिन हमने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया तो वो 5,000 हमारा डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया और 1,20,000 से हमारे रिसीवेबल कम हो गए। एक शख्स का सवाल है कि सर ये तो पहले क्रेडिट पे नहीं लिया हुआ, वो क्रेडिट पे था मेरे भाई, तो ही तो आज पैसे ले रहे हैं। उसको हमने चीजें उधार पे बेची थी, उसे कहा जनाब 6 महीने की उधार पे चीजें ले जा, 1,20,000 की, सपोज उसने हमें 4 महीने बाद ही पैसे दे दिए, उसने हमें 4 महीने बाद दे दिए तो हमने उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया ताकि उसने जल्दी पैसे पे कर दिए, हमने उसकी हौसला अफजाई की। जुहेब कहता है कि सर अगर डिस्काउंट ना होता तो वो 1,20,000 पूरा देता तो हम एक कैश पूरा 1,20,000 से डेबिट कर देते। अगर वो डिस्काउंट का जिक्र ना करता
अगर वो डिस्काउंट का जिक्र ना करता तो हम 1,20,000 पूरा कैश डेबिट करते, पूरे पैसे लेते फिर। चले जनाब, अगली ट्रांजैक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये पहले एंट्री पास नहीं हुई, हम सपोज करते हैं कि ये इसकी एंट्री पहले पास हुई थी, हम ये खुद एंट्री बना रहे हैं, कैश पेड टू मिस्टर कोई भी बना लेते हैं एच, ये हमारा क्रेडिटर समझ लो, कैश पेड टू मिस्टर एच, मैं लिख देता हूं कि ये हमारा अकाउंट पेएबल है, रुपीज 98,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 100,000। अब जरा दोबारा फिर से, मैंने कहा 6 एंट्रीज तक तो आपने इधर उधर कंसंट्रेशन करनी नहीं है। अब जिसमें से अभी ये दूसरी एंट्री है, कैश पेड टू मिस्टर एच, जो कि हमारा अकाउंट पेएबल है, हमने उसको 98,000 दिया और सेटल कितने पैसे करवा लिए, 1 लाख, मतलब कैश दिया 98,000, हमारा कैश आउट 98,000 हुआ है, लेकिन हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है 1 लाख की, तो यहां पर 2,000 का हमें फायदा नजर आ रहा है, तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जरा सुने, कम पैसे दें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कम पैसे लें तो डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो हमारे पास जो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, मिस्टर एच अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी मेरी 1 लाख से कम हो रही है, तो लायबिलिटी में डेबिट करूंगा 1 लाख से। एसन कह रहा है सेलर को तो लॉस हो रहा है, सेलर की बुक्स हम बनाते ही नहीं है, हम तो अपनी बुक्स बनाते हैं, वो जो मर्जी लिखे, हमने अपनी बुक्स में लिखना है कि हमारी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होना है। और कैश हमारा आउट हुआ 98,000 से, और यहां पर डिस्काउंट रिसीव का जिक्र हो रहा है 2,000 से, यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड का जिक्र हो रहा है 2,000 से। डन होगी बात। एक वैसे मैं आपको निशानी बनाता हूं, सारी जिंदगी याद रखो, एक निशानी बताता हूं, दोनों एंट्रीज अपने सामने रखो और गौर से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। देख लिया, देखना भी है। डिस्काउंट चाहे रिसीव्ड हो चाहे अलाउड हो, आता उसी साइड पर है जिस साइड पर कैश होता है। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। ये हमेशा कैश वाली साइड पर आता है, हमेशा, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरी साइड पर आ जाए। हाँ, अगर कैश के बगैर आता है, वो अलग से डिस्काउंट की बात करता है, अलग से, तो डिस्काउंट एक्सपेंस होगा तो डेबिट, इनकम होगी तो क्रेडिट। अगर वो अलग से डिस्काउंट का जिक्र करता है, साथ कैश नहीं इन्वॉल्व करता, कंपाउंड एंट्री नहीं बनाता, तो अगर डिस्काउंट एक्सपेंस की बात हो रही होगी तो डेबिट, डिस्काउंट इनकम की बात हो रही होगी तो क्रेडिट, सिंपल। चले जी, ये 2 ट्रांजैक्शन होगी, डिस्काउंट वाली बात खत्म होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो बार बार इसको सुन लेना चाहे, और इसका क्वेश्चन भी मैं अभी भेजूंगा, तो जब वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, क्योंकि कल हमने इंशाल्लाह लेजर पढ़ना है, लेजर और ट्रायल बैलेंस 2 चीजें पढ़नी है, और कल मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड कर देनी है सबको, उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। हाँ जी सर जी, ये सर जी मुझे जी, ये जो एंट्रीज का जो पैटर्न है ना लिखने का, ये मुझे समझ नहीं लग रहा। जिस वही तरह आप पैटर्न कैश, मैं बताता हूँ, ये देखो वही चीज है, जैसे हम ये ऐसे लिखते हैं ना, ये यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर या डेट, यहाँ पर लिखते हैं पार्टी, पर्टिकुलर और यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, और यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट। ये बात लिखनी वैसे जैसे कैश 1,15,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000, और मिस्टर जी अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000, लिखने का पैटर्न वही है। जी, ये तो ठीक है सर, अलग बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आपने वैसे ही लिखना है। ओके सर। एक और स्टूडेंट का सवाल था,
वो सवाल था जनाब कि डिस्काउंट एक्सपेंस क्या होगा। डिस्काउंट एक्सपेंस यहाँ पर है ऊपर वाले सवाल में 5000। ये जो आपने 1,20,000 की बजाय आपने लिया था, यानी कम पैसे जब हम लेते हैं किसी डेटर से पैसे जब लेते हैं तो और कम पैसे लें तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, और अगर हमने देने हों और कम पैसे दें तो हमें फायदा हो रहा है कम पैसे देने पे। अगली ट्रांजैक्शन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसल ने कहा है कि सर नरेशन भी बता दें। फैसल भाई नरेशन तो वही है कि हमने लिखना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड, फिर कैश पे टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी जो ट्रांजैक्शन होती है अमाउंट्स नहीं लिखते, ट्रांजैक्शन वही लिखनी होती है जी। नेक्स्ट अब आ जाओ जरा दो बहुत अच्छी एंट्रीज के ऊपर, बहुत अच्छी एंट्री। रेंट पेड, रेंट पेड इन एडवांस ₹50,000। लो मेरे भाई आओ जरा मैदान में आओ। रेंट पेड इन एडवांस ₹50,000, इसकी कौन एंट्री पास करेगा? रेंट पेड इन एक्सपेंस है शायद। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब यह है कि अभी हमारा रेंट पे करना बनता नहीं है, हमने रेंट पे कर दिया एडवांस के अंदर। इसका मतलब है जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस के अंदर पे करो उसको कहते हैं प्रीपेड। जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दो, जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दो उसे कहते हैं प्रीपेड, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, याद होगा आपको। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। ये एंट्री नहीं पास कर रहा, वैसे बताया। अब मैं इसकी एंट्री पास करने लगा हूं, मेरा प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, मेरा प्रीपेड रेंट डेबिट होगा 50,000 से। रेंट अकेला नहीं, अगर सिर्फ रेंट पे करते तो रेंट आता, अगर एडवांस में पे किया तो एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट आएगा। और कैश तो हमारा जा ही रहा है, कैश तो जा ही रहा है, कैश ने तो क्रेडिट होना ही होना है, तो ये एंट्री पास होगी प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर सैलरी एडवांस में पे कर दी तो प्रीपेड सैलरी डेबिट, अगर सैलरी एडवांस में पे कर दी तो प्रीपेड सैलरी टू कैश। अगर आपने कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस वो वाला डेबिट, कैश क्रेडिट। अब अगला जरा इससे भी इंपॉर्टेंट है, अगली ट्रांजैक्शन वो भी जरा इंटरेस्टिंग सी है, वो भी सुन ले जरा। काइंडली रिपीट कर दें सर, आपकी आवाज का इशू हो रहा था, नहीं आ रही थी सर। तो ये प्रीपेड भी वो कंपाउंड एंट्री भी नहीं है ना, कंपाउंड ट्रांजैक्शन। चलो फिर भी बता देता हूँ। अच्छा ये कंपाउंड, रमजान कह रहा है ये कंपाउंड, मैं यार जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ, ये कंपाउंड नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बना सकता ना, जबरदस्ती तो नहीं बना सकते ना, ये कंपाउंड एंट्री बनती नहीं है, ये सिंपल एंट्री है। हम सब सारी एंट्रीज, कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, बात खत्म। कंपाउंड एंट्री अब हमने सीख लिया, बात खत्म होगी। अब हमने बाकी चीजें सीखनी है जो और ट्रिकी आ सकती हैं, ठीक है, जो बाकी ट्रिकी चीजें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, तो प्रीपेड रेंट की बात हमने की कि अगर हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया तो वो हमने फिर प्रीपेड भी साथ लिखना है, क्योंकि वो हमारा एसेट है, ये करंट एसेट की लिस्ट में जाता है, ये उसमें नहीं आता, एक्सपेंस में नहीं आता। नेक्स्ट आप देखिए, यूटिलिटी बिल या बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल ऑफ द मंथ सपोज दैट मार्च कर लेते हैं, ₹5,000
बट नॉट पेड। लो जनाब, जो बिजली का बिल है 5,000, वो बिजली का बिल आ गया है, हमने पे ही नहीं किया। अब तो अप्रैल चल रहा है, अक्रूड एक्सपेंसेस है ये।
हाँ जी जनाब, आवाज का इशू हो सकता है क्योंकि नेट के सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, तो मैंने आगे पढ़ाया ही नहीं, वहां तक ही, वहां से ही आगे चलेंगे। तो ये पॉसिबल है कि सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो आवाज का मसला आया होगा। तो वहां से ही आगे स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने ड्रॉप किया था। यूटिलिटी बिल ऑफ द मंथ मार्च 5000 बट नॉट पेड। एक बात याद रखें, अब जरा ये बड़ी प्यारी, मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत आगे की बातें मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में ये आपको काम आएंगी। कि अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड हो जाए, कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड हो जाए, तो आपने एक्सपेंस में जरूर लिखना है, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी तो आप कहोगे कैश तो पे ही नहीं किया, तो हम अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे साथ, और आपको पता है उस लायबिलिटी को हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, या उसके कई और नाम है, एक्रूड एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल का लफ्जी मतलब क्या है कि अभी पे करने हैं। तो एक बात याद रखें, दोबारा सुन लें, अगर कोई एडवांस एक्सपेंस पे कर दें तो तब एक्सपेंस नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं एडवांस एक्सपेंस, और अगर कोई एक्सपेंस हो जाए और हम पे ना करें तो अब उसके लिखने का तरीका सीखें जरा। हम क्या करेंगे, यूटिलिटी बिल डेबिट कर देंगे, यूटिलिटी बिल डेबिट कर देंगे 5000 से। कैश क्रेडिट करना था वो तो हमने पे ही नहीं किया, तो हम पे लिख देंगे यूटिलिटी बिल पेएबल, या एक्रूड यूटिलिटी बिल। क्या? एक्रूड यूटिलिटी बिल। ये वैसे बातें कुछ आगे की हैं, फ्यूचर की हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि आज आप अच्छा पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो कुछ 2-4 बातें अच्छी भी हो जानी चाहिए। या इसको लिख सकते थे यूटिलिटी बिल पेएबल, एक ही बात है, यूटिलिटी बिल पेएबल। और अगर कैश देते तो कैश, ये हमारी अब लायबिलिटी है, जब ये पे कर देंगे तो ये लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिलहाल दोबारा सुने, कोई एडवांस एक्सपेंस पे कर दें तो क्या करते हैं, और अगर यूटिलिटी कोई एक्सपेंस ना पे करे तो फिर लायबिलिटी लिखते हैं। 4 बातें, अब रहेगी बाकी सिर्फ 2 बातें। कुछ लोग नमाज का कह रहे हैं, नमाज तो मेरे भाई टाइम है अभी काफी। हाँ जी, अब अगली 2 बातें ये आसान सी हैं, यानी अच्छी और टेक्निकल बातें खत्म हो गई। अब आने वाली बात, जी क्या कह रहे हो? स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दें सर, वो नोट कर रहा था मैं। तकवा ने कहा है कि सर कैश क्रेडिट नहीं किया। तकवा बेटा अब जरा सोचें, आपने बिल पे ही नहीं किया, अभी आपने बिल अभी पे ही नहीं किया, तो कैश लिखा हुआ है नॉट पेड, कैश आपका आउट हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैश क्यों क्रेडिट करेंगे? अभी तो पे ही नहीं किया बिजली का बिल, बिजली का बिल भी नहीं पे किया और कैश भी क्रेडिट कर देंगे, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलें जी आगे चले, फिर आ जाए जरा, ये आसान सी बातें हैं, ये बहुत टेक्निकल बातें नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं क्रेडिट कुछ नहीं होगा, मेरे भाई ये क्रेडिट ही तो किया है, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रेडिट किया है, ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई है। यूटिलिटी बिल डेबिट किया है और एक्रूड यूटिलिटी बिल क्रेडिट किया है, या यूटिलिटी बिल पेएबल, ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया, और ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया। ये 2 लिखे हैं। और एक बात याद रखे ना सर, मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक चीज हो, डेबिट या क्रेडिट, ऐसा कभी नहीं होगा। डुअल कॉन्सेप्ट है। जर्नल एंट्री कभी भी, इसको हम कहते हैं डबल एंट्री है,
वो आपको पता है ना। एक बंदा कहे जी मैं सिंगल हूं और शादीशुदा हूं, पॉसिबल है? हरगिज नहीं। अगर वो शादीशुदा है तो एक चीज डेबिट और दूसरी चीज क्रेडिट होना जरूरी है। चले जी, हसन अली कहता है जी बीवी मार दो, ठीक हो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। चले जी आगे चलते हैं, आगे बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, वो कहता है सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम आपको याद रखें क्या था, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज 5000। सेल्स रिटर्न, अदील पे कह रहा है 4 की इजाजत है, और मेरे भाई कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, चुप करके बैठ जाओ आप। सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज 5000। मिस्टर एक्स जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, हमारा कस्टमर था, उसको हमने चीजें बेची थी, उसने 5000 की चीजें वापस कर दी। उसने 5000 की चीजें वापस कर दी। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में सुन लें। आपने सेल रिटर्न की एंट्री नहीं सोचनी, बल्कि सेल की सोचनी। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। सेल रिटर्न, सेल्स को देखकर हमने एंट्री पास करनी, तो सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा उससे उलट होगा, और आप लिखोगे पूरा सेल्स रिटर्न 5000, और जिस बंदे ने रिटर्न की उसको कर देंगे क्रेडिट। अब मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लास का टाइम खत्म हो गया। मेरे भाई 2 ही एंट्रीज हैं, ये सीख लें। वैसे क्लास का टाइम हमारा 1 बजे तक है, और ये जब आपकी बाकी क्लासेस ना हो ना, तो समझो हमारा टाइम है सारी क्लासेस का। ठीक है, कल के लिए फिर थोड़ा तैयार हो के आना, कल के लिए तैयार हो के आना। कल हमने फिर ढेर सारा पढ़ना है, फिर ना कोई कहे कि टाइम खत्म हो गया। चलें जनाब, सेल्स अगर क्रेडिट होती हैं तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगी। अब खुद सोचें, हमने मिस्टर एक्स को, नादर का सवाल आ गया कि सर अगर कैश पे होती तो कैश क्रेडिट कर देते, अगर कैश पे होती उसको कैश वापस करते तो कैश क्रेडिट कर देते। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कैश वाली चीजें बहुत कम रिटर्न होती हैं, अगर होंगी तो कैश क्रेडिट, वरना जिस बंदे ने चीजें वापस की हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, उतने उसके रिसीवेबल कम कर देंगे। ठीक है, और अगली बात कि अगर परचेज रिटर्न होता, परचेज रिटर्न फ्रॉम, किसी का भी नाम लिख लेते हैं, परचेज रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एच रुपीज 3000, तो हम देखेंगे परचेज को क्या किया जाता है जी। सर जी, सर ये हाँ जी, हाँ जी, परचेज रिटर्न टू नहीं होगा, परचेज रिटर्न टू मिस्टर एच। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, परचेज रिटर्न टू मिस्टर एच रुपीज 3000। हमने चीजें वापस की एच को, परचेज हमारा डेबिट होता है बाय नेचर, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। आप इसको उस हिसाब से सोच लिया करें और ये काम आसान हो जाएगा। 3000 और मिस्टर एच अकाउंट पेएबल 3000, डन। और अगर कैश वापस ले लिया तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो लो मेरे भाई, आज की एंट्रीज हमारी खत्म हो गई, और आपका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह अभी मैं आपको सेंड कर देता हूं, वो आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कल उस क्वेश्चन को करेंगे, और साथ मैं आपको लेजर्स का तरीका सिखाऊंगा।
ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर क्लास किस टाइम होगी? यही 11:30 पे।